हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज से हम क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम सबसे पहले क्लास 11th अकाउंटेंसी में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, वो पढ़ेंगे। देखो गाइस, जो सब्जेक्ट है आपका है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ नीड फॉर अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना है कि हम जो है किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होने लग रहे होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये तो पूरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सॉरी पूरे सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है गाइस कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग क्यों करें, या किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की हम अकाउंटिंग क्यों करें, आखिर क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई पर्सन है, यहाँ लिखा ना, अ पर्सन स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस। मान लो कोई पर्सन है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे मान लो वो पर्सन मैं हूँ और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और वो बिजनेस क्या है, सादान बुक स्टोर, हंसवर अम्बेडकर नगर। गाइस, मेरा घर हंसवर है जो कि अम्बेडकर नगर में पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बुक स्टोर ओपन किया। अब गाइस, सबसे पहले जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे एक बुक स्टोर ओपन करना है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि अगर मान लीजिए मुझे बुक स्टोर ओपन करना है, तो सबसे पहले मेरे पास एक रूम होना चाहिए, है ना। एक रूम होना चाहिए। देखो, मान लो ये मेरा रूम है जिसमें मैं अपना शॉप सेटअप करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस रूम को, अब देखो, हो सकता है ये रूम मेरा हो, और अगर मेरा नहीं है, मान लो ये रूम मेरा नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे रेंट पे लेना पड़ेगा, है ना। तो इस रूम का, ये जो रूम है, इस रूम का मुझे रेंट देना पड़ेगा। जो भी इसका लैंडलॉर्ड होगा, जो भी मालिक होगा इस रूम का, उसको मुझे हर महीने क्या देना होगा, रेंट देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, शॉप बुक स्टोर का बिजनेस है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि खाली रूम मैंने ले लिया और उसमें कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, नहीं, उसमें स्टॉक भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बुक स्टोर क्योंकि ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी होलसेलर से या किसी भी पब्लिशर से, ठीक है, पब्लिशर से या किसी होलसेलर से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम किसी भी पब्लिशर या होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे हम बुक्स को परचेज करेंगे, और परचेज करके उसको हम कहाँ लाएंगे, अपनी शॉप में लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया गाइस, हम क्योंकि बुक स्टोर जो है हम ओपन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी होलसेलर से या फिर पब्लिशर से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट करने के बाद हम होलसेलर से या फिर पब्लिशर से बुक को परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद उसको शॉप में ले आएंगे, ठीक है, और साथ में उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा काम क्या होगा गाइस, ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने नई नई दुकान डाली है तो सबको पता हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को, आसपास के सारे लोगों को पता चले कि हाँ, मैंने एक नई बुक स्टोर इंस्टॉल की है। तो उसके लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इस पर भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मैं बुक स्टोर जो है ओपन किया हूँ, तो मेरे यहाँ क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो उन कस्टमर्स को मैं क्या करूँगा, अपनी जो बुक है उसको सेल करूँगा, यानी कि बेच दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, किसी भी बिजनेस में, मेरे ही बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में लाइट होगी, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे बिजनेस में बहुत सारे, मान लो अगर एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, सारा काम तो मैं करूंगा नहीं, कुछ काम मेरे एम्प्लॉई भी करेंगे, तो उनको मुझे सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस में गाइस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होने लग रहे होते हैं। और अच्छा, ये बताओ, ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ गाइस, इसका मोटिव क्या है, मेरे बिजनेस करने का मोटिव क्या है। क्या मैं समाज सेवा के लिए बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ ना गाइस, ये इस बिजनेस करने का मेरा जो मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी हर साल के एंड में, ये चीज़ मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर मेरे बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, और वो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट। ऐसे नहीं कि हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया होगा, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट में कितना कमा रहा हूँ वो मुझे पता करना है। अब गाइस, आप खुद बताओ, अगर मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करना है कि मेरे बिजनेस में एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 रुपया कम 1 रुपया ज़्यादा,
एकदम एग्जैक्ट जो है हमें प्रॉफिट पता करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होने लग रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे मान लो होलसेलर से या फिर पब्लिशर से जरूरी नहीं है कि मैं सारा का सारा जो बुक्स है वो कैश में ही खरीदूंगा, कुछ क्रेडिट पे भी परचेज करूंगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये भी पता करना होगा कि मुझे होलसेलर को या फिर बुक सेलर को जो मैंने उधार ट्रांजैक्शंस की थी उसको कितना पैसा देना है, या फिर जो मेरे कस्टमर होंगे, जरूरी नहीं कि मैं सारा का सारा सामान, ये सारी की सारी बुक्स, ठीक है, वो कस्टमर को नगद ही बेचूं, कैश बेचूं, हो सकता है मैं उधार बेचूं। मान लो कोई कस्टमर आ गया, बोला सर कल मेरा एग्जाम है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, मुझे एक पेन चाहिए, तो क्या मैं उसको मना कर दूंगा? नहीं। तो मुझे उधार पे भी ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी पता करना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक, और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शंस एक साल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होने लग रही होती हैं, इसको याद करना पॉसिबल तो है नहीं कि सारी चीज़ें हम याद कर लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब उसको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे तो उसी रिकॉर्ड करने को ही बोला जाता है अकाउंटिंग, ठीक है। और इसीलिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि बुक्स को परचेज करने से लेकर, परचेज बुक्स फ्रॉम पब्लिशर सेल टू कस्टमर, यानी पब्लिशर से बुक्स को परचेज करने से लेकर कस्टमर को बेच देने तक जितने भी नेसेसरी बेसिस पे, जो नेसेसरी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होने लग रहे हैं, उनको हमें क्या करना होता है, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उनको हमें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि डेट वाइज, ठीक है, एक मैनर में उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। वो सारी चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी इतना समझो, सिस्टमैटिक का मतलब होता है प्रॉपर वे में हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि कोई बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो उन ट्रांजेक्शन्स को क्योंकि हम याद नहीं कर सकते, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, अकाउंटिंग की। वी नीड अकाउंटिंग, यानी हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको नोट्स में लिख करके दे रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में इसको लिख सकते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें क्या, नीड फॉर अकाउंटिंग। देखो इसमें लिखा होगा कि वेन एवर वी स्टार्ट डूइंग बिजनेस अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ से अ बुक स्टोर, ठीक है, दैट इज वी विल बी बाइंग बुक्स फ्रॉम होलसेलर एंड पब्लिशर एंड सेलिंग देम टू कस्टमर्स। फॉलोइंग थिंग्स पॉप अप इन आवर माइंड्स एट द फर्स्ट इंस्टेंट, ठीक है। मतलब वही सारी बातें जो मैंने डिस्कस किया कि अगर मान लो मैं कोई बुक स्टोर सेटअप करता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होने लग रही होती हैं, ठीक है। हम बुक्स को बाइंग करते हैं सबसे पहले, फिर उसको सेल करते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। जैसे देखो, पहला लिखा हुआ टेकिंग ऑन ऑफिस शॉप ऑन रेंट ऑफ द पर्पज ऑफ और बिजनेस। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई भी, या अपने ऑफिस के लिए कोई रूम मैंने रेंट पे लिया तो उसका रेंट मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉन्टैक्टिंग द होलसेलर एंड द पब्लिशर, हमें किसी भी पब्लिशर या होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम बुक्स को परचेज कर सकें। थर्ड, परचेजिंग बुक्स फ्रॉम देम, उनसे ताकि हम बुक्स को परचेज कर सकें, वही चीज़, ठीक है। फोर्थ, एडवर्टाइजिंग, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ हमने एक नई बुक स्टोर ओपन की है, ठीक है, जिससे कस्टमर को जानकारी होगी तो वो मेरे यहाँ आएंगे और मैं उनको बुक्स को सेल कर पाऊंगा। तो फिफ्थ पॉइंट लिखा, सेलिंग द बुक्स टू द कस्टमर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। देखो, अब क्योंकि मान लो मेरा बिजनेस बड़ा है तो सारा काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे कुछ एम्प्लॉय को भी हायर करना पड़ेगा, और वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, सैलरी या फिर वेजेस देना पड़ेगा। 7 पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो उसका बिल भी हमें देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा हुआ कि नाउ, एक सेकेंड, now when the business starts functioning we will want to know how much profit we have earned from the business in a year, ठीक है। यानी जब कोई बिजनेस फंक्शन कर रहा होता है, मतलब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता करना जरूरी है कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, वो भी एक साल के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग एक साल की होती है गाइस, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू जस्ट रिमेंबर वट एवर हैपेंड इन द होल ईयर, यानी एक साल के अंदर हमारे बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली याद करना क्या है, इम्पॉसिबल है, याद तो कर नहीं सकते, है ना। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल वी हैव बॉट बुक्स फ्रॉम द होलसेलर्स और पब्लिशर्स ऑन क्रेडिट,
ठीक है। सो वी वुड वांट टू नो हाउ मच मनी वी ओ देम, यानी हम अगर मान लीजिए पब्लिशर से या फिर होलसेलर से क्रेडिट पे बुक्स को परचेज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें कितना पैसा देना है ये भी पता करना होता है। ऑन द अदर हैंड वी मे हैव सोल्ड सर्टेन बुक्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, और वही बात अगर मैं क्या नाम है जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको मैं क्रेडिट पे सामान बेचता हूँ, बुक्स बेचता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनसे मुझे कितने पैसे लेने हैं ये सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंड वी वांट टू नो हाउ मच मनी अवर कस्टमर ओज अस, वही बात कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर कस्टमर से कितने पैसे रिकवर कराने हैं यानी कि लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की नीड होती है। ठीक है, फिर से सुनो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होने लग रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड्स को परचेज करना, गुड्स को सेल करना, ठीक है, सैलरी का पेमेंट करना, रेंट की पेमेंट करना, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किसी भी बिजनेस में होते हैं। अब क्योंकि हमारा मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है, तो एक साल के अंदर में एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता करना होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट जानना है तो जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल की अकाउंटिंग करनी है तो एक साल के ट्रांजेक्शन्स को हम दिमाग में तो नहीं रख सकते, याद तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने को ही टेक्निकली क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग बोला जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा कि आखिर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करने का मोटिव क्या है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनसे आपको हमेशा फैमिलियर होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।